हजारीबाग में मोदी मोदी नमो की लहर, जन सैलाब, एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से यह भी कहा कि इस जन सैलाब को देखकर आज मन गदगद है। यह बड़ी बात है। जो चुनावी रुझान का जो नाम दिया जा रहा है, चुनावी सभा बताया जा रहा है, तमाम आरोपों प्रत्यारोप हैं, प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन उन सबके बीच एक चीज तय है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर झारखंड आते हैं तो झारखंड गौरवान्वित तो होता है, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड दिखाई देता है। बाकी तमाम जो योजनाओं का शिलान्यास कह लें, शुरुआत कह लें, ये राजनीति का विषय है। इस पर राजनीति चलती रही है, देश में चलती रहेगी, एक अलग मुद्दा है। आपको पहले सुनाते हैं आज कि क्या कुछ प्रमुख बातें आज किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कही हैं। एक बार आपको नमो की दहाड़ सुनाते हैं। आज दिखाइए नमो की दहाड़। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, पेपर लीक को लेकर हेमंत सरकार पर वार। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में गरजे मोदी। कांग्रेस ने आदिवासियों की पहचान मिटाई। हमारे देश में आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। कांग्रेस जेएमएम और जेडी का गठजोड़ झारखंड के विकास में बाधा। बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। आरजेडी और कांग्रेस झारखंड विरोधी। आरजेडी के लोग कहते थे कि झारखंड नहीं बनने देंगे और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि झारखंड की मांग कभी पूरी न हो। भाइयों बहनों, आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है। आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। हेमंत सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही। आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा। इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयला, बालू और खनिज की लूट। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है। ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना में भ्रष्टाचार। अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। हेमंत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक। प्रदेश सरकार के संरक्षण में
यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। गरीबों के राशन और पानी में भी भ्रष्टाचार। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है। वोट बैंक के लिए झारखंड को बलि चढ़ाया जा रहा है। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। डेमोग्राफी में बदलाव झारखंड सरकार को नजर नहीं आ रही। आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहाँ के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी है कांग्रेस। कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला, उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की गारंटी। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी, बेटी, माटी, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। तमाम वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, हमने आपको सुनाई।
जो मूल बातें थी, जो जिस थी परिवर्तन सभा के दौरान जो उन्होंने कहा। एक पहलू इसके पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के मैदान में हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने 83,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, शिलान्यास किया उसका 83,700 करोड़ की, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का समापन था आज, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां जिस जनसैलाब की हम बात कर रहे थे वो उमड़ा हुआ था। रुक करते अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन जी हमारे साथ हैं। संजय रंजन जी स्वागत है आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरुण वर्मा जी स्वागत है आपका। शुरुआत प्रतुल शाहदेव जी से। प्रतुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, रोटी माटी बेटी बचाओ का संकल्प लेते हैं, कई योजनाओं की शुरुआत की है आज, जो कहें कि आदिवासियों के लिए आज सौगातों की बारिश लेकर आए थे प्रधानमंत्री। क्या लगता है कितना आदिवासियों तक ये योजनाएं धरातल पर पहुंच पाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए झारखंड का विशेष महत्व है। जितनी बड़ी योजनाएं होती हैं उनमें से काफ़ी कुछ योजनाओं की लॉन्चिंग झारखंड से की है। विश्व की सबसे बड़ी जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस योजना है आयुष्मान भारत, उसकी शुरुआत भी उन्होंने झारखंड से की थी। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी उसकी भी शुरुआत उन्होंने झारखंड के लिए, झारखंड की धरती से ही की थी। और जो आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी शुरुआत भी उन्होंने झारखंड से ही की थी। 24,000 करोड़ के बजट की योजना जो थी। और आज धरती आबा जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है इसकी भी शुरुआत इन्होंने की। 79,000 करोड़ की ये योजना है। कुल 83,000 करोड़ से सौगात ज़्यादा दी उन्होंने। आपने बिल्कुल सही बताया, 83,700 जी। तो मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने आज जिन मुद्दों को उठाया, उससे पहले एक बार केंद्र सरकार से सीधे तौर पर जो कहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का झारखंड को लाभ नहीं मिल रहा है, एक बार रियलिटी चेक कर ले साहब। 22,81,168 अन्नदाताओं को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मोदी जी को सबके स्वास्थ्य की चिंता। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के 1,20,40,246 लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त 24,000 करोड़ की, मैंने जो आपको बताया था, भगवान बिरसा मुंडा के गांव से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। 18,71,492 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया गया था। और 25,30,884 घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जो केंद्र सरकार ने संकल्प किया था वो पूरा किया था। और देखिए, जो प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना है, एकलव्य आवासीय योजना, मोबाइल मेडिकल योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना है, ये बहुउद्देशीय योजना है। इससे जो ग्रामीणों का जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत करने की योजना है। सभी पहलुओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, एकलव्य विद्यालयों पर जोर दिया जाएगा, रोजगार से उनको जोड़ा जाएगा। तो पहली बार देश में ट्राइबल्स के लिए इतनी बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई है। और अभिषेक, इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जो 63,000 गाँवों को ये योजना कवर करेगी। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 549 जिले और 2740 ब्लॉक के 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी सीधे रूप से लाभान्वित होंगे। और प्रधानमंत्री जी को आज हजारीबाग की वीर भूमि में जिस समय उन्होंने संबोधन किया, धरती आबा को नमन किया, जो झारखंड के जितने बड़े शहीद थे, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, सबको नमन किया। और बाबू रामनारायण सिंह को भी याद किया उन्होंने। बाबू रामनारायण सिंह हजारीबाग से सांसद रह चुके थे, चतरा इलाके से सांसद थे, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा में अलग राज्य की मांग को बुलंद किया था। ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मांग को सबसे पहले उठाया था। 1950-51 के दशक में सबसे पहले बाबू रामनारायण सिंह ने अलग पृथक राज्य की मांग को किया था, उनको भी नमन किया। तो प्रधानमंत्री जी को आज जो वहाँ की महिलाओं ने वहाँ आटा भेंट किया और जो मिट्टी भेंट की और माटी बेटी और रोटी के संकल्प का उनको आह्वान करवाया। और देखिए, माटी बेटी और रोटी की जो समस्या है वो झारखंड की सच में बहुत बड़ी समस्या है। बेटियों के हित के लिए हमेशा हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जल हर घर में नल से जल योजना में भ्रष्टाचार की बात की, उसके चलते केंद्र की सहायता राशि कई बार रोकी गई है। झारखंड सबसे निचले से सेकंड पायदान पर है इस योजना को क्रियान्वयन कराने में। तो झारखंड का जो रिकॉर्ड है इन योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का बहुत ही फिसड्डी है। और अगर प्रधानमंत्री हम जो मनरेगा योजना की बात करें तो कई बार केंद्र सरकार को झारखंड ने समय पर यूटिलिटी नहीं दिया। बहुत बार घोटाले की बात आई। जो केंद्रीय मंत्रालय जिसके अधीन ये विभाग आता है उसने लिखा इसकी जांच कराने को, राज्य सरकार दबा कर बैठ गई। तो उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में भी केंद्र का जो अंशदान है,
राज्य सरकार को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसे अभिषेक, मैं भी किसी को पैसे दे रहा हूं, वो भी अपना जोड़ के किसी योजना को कर रहा है, तो उसका एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन आज एक और बात पर मुहर लगी, वो बांग्लादेश के घुसपैठियों की बड़ी बात पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों वोट की राजनीति के तहत ये हाई कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, हाई कोर्ट में गलत हलफनामा दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने तो अब साफ कर दिया कि बांग्लादेश घुसपैठ है। कमेटी बनाने को कहा, 2 कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया, जिसमें होम सेक्रेटरी केंद्र के और राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं संथाल के 6 जिलों की, बताने की आवश्यकता नहीं है। 1951 से 2011 के बीच जब केंद्र में 85% समय कांग्रेस की सरकारें थी, तो वहां आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28 हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से बढ़कर 23 हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये डेमोग्राफी चेंज बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता विषय, क्योंकि ये आदिवासी घुसपैठिए बेटियों को टारगेट करते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं और पॉलिटिकल जिहाद भी करते हैं। चलिए ऋषिकेश, कई बड़ी बातें कही, कांग्रेस से ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आते हैं निश्चित तौर पर राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का नाम एक बार जरूर लिया जाता है। आज जितने भी राष्ट्रीय मीडिया हाउसेज हैं, हर जगह झारखंड की चर्चा है, हर जगह झारखंड की बातें चल रही हैं। जितने भी आदिवासी गांव तक योजनाएं पहुंचानी है, जो बड़ा लक्ष्य है यहां से निर्धारित किया गया धरती आबा की धरती से, कैसे देखती है कांग्रेस इसको, क्या है ये? अभिषेक जी, देश के आज नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, अंधभक्तों के अवतारी पुरुष, झारखंड में राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर आए थे और आए और लगातार जुमलेबाजी और झूठ परोसने का काम किया। और जब जब प्रधानमंत्री जी आएंगे अभिषेक जी, उनकी नाकामी और जुमलेबाजी लोगों को याद आएगी। 15 लाख रुपया हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट स्टेशन हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, जितनी बार आएंगे ये सब लोगों के जेहन में याद आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लगातार झूठ बोला। मैं आपके प्रोग्राम में लिखते जा रहा था, पेपर लीक पर बात कही, 7 साल में 70 पेपर लीक कर गया देश में, और सारे के सारे भाजपा शासित राज्य में, उस पर जवाब नहीं दिए। घुसपैठ पर बात की, आसाम में इनकी सरकार है, 6 साल से एनआरसी चालू करके रखे हैं भाजपा सरकार में, 6.5 करोड़ दस्तावेज का जांच हुआ। इसके बाद वहां 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। क्या निकला? ढाक का 3 पाँच, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ओबीसी आरक्षण पर बात कर रहे थे, कांग्रेस खत्म करेगी। झारखंड में, झारखंड की सरकार जो 14% ओबीसी आरक्षण था, उसको बढ़ा के 27% कर दिया और राजभवन को भेज दिया। आज तक वो लंबित है। ओबीसी समाज के लोगों के अधिकार देने का काम कब करेंगे, ये बताएं। बाबू राम नारायण सिंह जी की जिक्र की गई, अच्छी बात कही गई, लेकिन एक उसमें सच को छुपाया गया। बाबू राम नारायण सिंह कांग्रेस के सांसद थे 1952 में, जो पहली बार लोकसभा में झारखंड राज्य बने इसकी मांग की थी। लिखित डॉक्यूमेंट कांग्रेस का नेता ने उठाया। स्वतंत्र पार्टी के थे? नहीं, वो स्वतंत्रता आंदोलन भी थे, बीच आंदोलनकारी भी थे, बीच में मत बोलिए। और वो कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के आंदोलन में जेल जाके आए हैं और संविधान सभा में मसौदा कमेटी के सदस्य भी थे। आप जानकारी ले लीजिए, गूगल है आपके पास। जल जंगल जमीन की बात कर रहे थे कि बचाएंगे, नहीं, ये लूटने के लिए, जल जंगल जमीन को लूटने के लिए भाजपा की सरकार चाहते हैं। और वो भाजपा की सरकार गलती से भी नहीं आएगी, और आएगी तो ये लोग अडानी को देने के लिए बेचैन हैं। जैसे इन्होंने गोड्डा में एक प्लांट दिया, प्लांट झारखंड में, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, जमीन झारखंड का, बिजली बांग्लादेश को जा रहा है। और घुसपैठ पर बात कर रहे थे, जनसंख्या पर बात कर रहे थे। आपको बता दूं अभिषेक जी, जो सेंसस होता है 1951 में, इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 2 करोड़ था और 2011 में 10.5 करोड़ हुआ। झारखंड में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 2001 में 70 लाख था, 2011 में 85 लाख हुआ। संथाल में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन 2001 में 16,78,000 था, 2011 में 19,60,000 हुआ। तो आदिवासी समाज का जनसंख्या तो लगातार बढ़ रहा है, तो इनका जुमलेबाजी और झूठ यहां भी पकड़ा गया। इसके बाद ये बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। देश ने देखा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपका भ्रष्टाचार, और कर्नाटका के कोर्ट ने देश की वित्त मंत्री पर, निर्मला सीतारमण जी पर केस करने का आदेश दिया है। यह दिखाता है कि कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया कि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी आए थे अभिषेक जी, तो झारखंड की जनता महागठबंधन सरकार के साथ ही इंतजार कर रहे थे कि झारखंड का कुछ मूलभूत समस्या है जो केंद्र ही हल कर सकता है, वो उस पर बात नहीं किए।
झारखंड के लोग उम्मीद किए थे कि सरना धर्म कोड कब पास करेगा केंद्र सरकार, उस पर जवाब देते। 1,36,000 करोड़ माइनिंग रॉयल्टी का केंद्र पर बाकी है, आज तक उसका नहीं मिला। क्यों नहीं दे रहे हैं यह बताना चाहिए था उनको। अमीर लोगों के लिए तो बुलेट ट्रेन की बात कही थी, झारखंड में दिए तो क्या वंदे भारत। अरे गरीब लोगों के लिए ट्रेन दे देते आए थे तो गरीब लोग कैसे चढ़ेगा। और वंदे भारत का भाड़ा आप देख लीजिएगा कितना है, गरीब लोगों को ट्रेन तक नहीं दिया इन्होंने। 8 लाख प्रधानमंत्री आवास रोक कर रखा है 2021-22 से, उन्होंने आवास नहीं दिया। झारखंड सरकार अबुआ आवास के नाम पर अपने पैसे से आवास दे रही है गरीबों को। 20 लाख का टारगेट रखे हैं, 2 लाख आवास का दे दिया गया है राशि, 2 किस्त का राशि चला गया। एचईसी कर्मचारियों को 22 महीना से सैलरी नहीं मिला है, एचईसी बंद होने के कगार पर है। आप नया इंडस्ट्री भी एक नहीं दिए। कांग्रेस के जमाने में जो झारखंड में इंडस्ट्री था आज तक वही है, चाहे टाटा में इंडस्ट्री हो, गिरिडीह में इंडस्ट्री हो, रांची में इंडस्ट्री हो, बोकारो में इंडस्ट्री हो। 10 साल में मोदी जी ने झारखंड को कितना इंडस्ट्री दिया, कितना रोजगार दिया तो क्या, महंगाई, जुमलेबाजी और झूठ। प्रधानमंत्री जी झारखंड जब आइए तो झारखंड की मूलभूत समस्याओं पर बात करिए, झारखंड के नागरिकों का जो मांग है उस पर बात करिए। और 10 साल में आपने झारखंड को ऐसा क्या दिया जो दिख रहा हो। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग और मूलवासी समाज के लोग इंतजार कर रहे थे कि आप आए तो कुछ ठोस बात करते, मजबूत बात करते, जो झारखंड की जनता चाहती थी। सिर्फ जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और मैं बता देता हूं अंतिम में, अंतिम में कि आप लाख आ जाइए, आपके नेता लाख आ जाए, सारे मुख्यमंत्री उतार दीजिए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार दोबारा भारी बहुमत से रिपीट करने जा रही है। और प्रधानमंत्री जी झारखंड जो आपको यहाँ से सजा देगा, देखिएगा केंद्र की सरकार आ जाएगी। आप जी नहीं प्रतुल जी आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं प्रतुल जी ऐसे नहीं कीजिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ऋषिकेश की एक ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, आप सभी ने 5-5 मिनट बोले हैं, आपने ऋषिकेश दोनों ने, अब इसके बाद भी अगर आप लोग बोलेंगे तो 2 और अतिथि हैं सर, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास आ रहा हूं तुरंत। संजय रंजन साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री का आना, उन मुद्दों को उठाना जिन मुद्दों को लेकर भाजपा पहले से आक्रामक रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है, विपक्ष के अपने तेवर होते हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं। इन दोनों के बीच वो आदिवासी समुदाय जिसको आज 83,700 करोड़ रुपए की सौगातें मिली हैं, क्या ये सौगातें जुमले हैं? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का यहां पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा? क्या आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा? क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन झारखंड में नहीं हो पा रहा? अगर नहीं हो पा रहा उसके पीछे कारण क्या है? क्या केंद्र में सरकार दूसरी होती है और राज्य में सरकारें दूसरी होती हैं तो योजनाओं के क्रियान्वयन में फर्क पड़ जाता है, सुस्ती पड़ जाती है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार जो प्रधानमंत्री ने अभी हजारीबाग में जो बातें कही हैं वो सामाजिक सरोकार की बातें हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मूल जो उन्होंने 4-5-6 बातें कही हैं उसमें मोटे तौर पर वही बातें हैं जो यहाँ की जन चेतना से जुड़ी हुई बातें हैं। विस्थापन की समस्या पे उन्होंने बात की, बेरोजगारी पे उन्होंने बात की, घुसपैठ पे भी उन्होंने बात की। और घुसपैठ एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये एक राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय मुद्दा है और हमें चाहिए कि इसको बिना ये समझे हुए कि ये विषय किसका है, एक राष्ट्रीय खतरे का संकेत मानते हुए इकट्ठे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने इन विषयों के साथ साथ और कई बातें कही। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों पहले टोनी ब्लेयर ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बड़े नामी प्रधानमंत्री हुए हैं अपने समय में, उन्होंने एक पते की बात कही। उन्होंने कहा कि 2050 तक दुनिया में 3 विश्व शक्तियाँ रह जाएंगी, अमेरिका, चीन और भारत। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी है उससे हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बाहर निकला। और IMF भी इसको मानता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो भी इस बात की तस्दीक करता है कि भारत जितनी तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है इसका कोई सानी नहीं है। और अगर यही गति रही तो निश्चित रूप से भारत अगले 2 दशकों में विश्व का तीसरा बड़ा इकोनॉमिक पावर होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इसमें नेतृत्व किसका है। इसमें निश्चित रूप से नेतृत्व एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का है जो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की धरती पर अपने विचारों की धमक रखता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए वो दिन
जब श्रीमती गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 45 मिनट तक प्रतीक्षा करवाई थी। श्रीमती गांधी ने 1971 का, उनके नेतृत्व में 1971 की लड़ाई भी लड़ी गई, और हम भारतवासी होने के नाते उस युद्ध पे गर्व भी करते हैं कि भारत ने बहुत मुस्तैदी से वो लड़ाई लड़ी उनके नेतृत्व में। मगर भारत की जो स्थिति थी विश्व में, उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी ने उनको 45 मिनट तक प्रतीक्षा करवाई। स्थितियां बदल गई हैं पिछले 10 सालों में। अब अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका का भावी राष्ट्रपति या वहाँ का चुनाव लड़ने वाला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का इस्तेकबाल करता है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज भारत अमेरिका, चीन, रूस जैसी बड़ी महाशक्तियों के सामने निडर निर्भीक होकर बात करता है। हम भारत की समस्याओं को एक तरफ रखते हैं और भारत की जो उदयमान शक्ति है उसको भी सामने दूसरी तरफ रखते हैं और तुलना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, भारत ने शक्ति पाई है। और ये जो शक्ति है ये अकेले किसी एक राज्य की शक्ति नहीं है, ये सभी राज्यों की मिली जुली ताकत है जिससे भारत बनता है, भारत का अस्तित्व बनता है, उसकी अस्मिता बनती है। घुसपैठ जैसी जो समस्याएं हैं, इसको सिरे से नकार देने से हम उस खतरे को नकार देंगे जो हमारी ज़मीन पर अवतरित हो गया है। बांग्लादेश में आज जो स्थिति है, जनतंत्र बिखर चुका है, जनतंत्र की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ का जो जनतंत्र है उसकी पैदाइश में हमारी भूमिका रही है। 1971 की लड़ाई हमने जनतंत्र की पैदाइश के लिए की थी। बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिश्ते थे बहुत मधुर हुआ करते थे, मगर पिछले 5, 6, 7 महीनों में रिश्ते बिल्कुल तार तार हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है किसी भी स्तर पर, तो उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी चाहिए। और अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा कि कई बांग्लादेशी पकड़े गए हैं दिल्ली में। मुझे लगता है कि जो आधार कार्ड है, इसके दफ्तर एक बार जाया जाए, रांची के आधार कार्ड के दफ्तर आप जाएं और आपको वहाँ एक हुजूम दिखेगा जिसमें वेस्ट बंगाल से आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या आपको 90% मिलेगी। आधार कार्ड को बनाना, वोटर कार्ड को बनाना, राशन कार्ड को बनाना, इस प्रक्रिया को इतना जटिल और बिना सत्यापन के इसको संपूर्ण नहीं होने देने का मापदंड बनाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कहीं का भी हो, जो भारत की धरती पर घुसपैठ करके आया हो, न वो वोटर कार्ड बना पाए, नहीं आधार कार्ड बना पाए और नहीं वैसी सुविधाएं ले पाए जो हमारी जो जनतांत्रिक व्यवस्था है सबको देती है। हम उनके लिए बिल्कुल, चलिए संजय सर जल्दी थोड़ा जी हमारा ये कहना है। और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, आज जो भारत की राजनीति है उसमें ओबीसी की हनक ऐसी है कि आप पाएंगे कि ओबीसी ही आज के भारत की पॉलिटिक्स की एबीसी लिखने वाली है। इसीलिए आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। एसटी, ओबीसी और एससी का आरक्षण एक बड़ा विषय है। संविधान ने हमें शक्ति दी है, संविधान की जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनके साथ हम बिल्कुल इन विषयों पे लड़ेंगे। सामाजिक सरोकारों से हमारे ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, हम आंदोलन की पार्टी हैं और हम इन मुद्दों पे बिखरेंगे। अरुण वर्मा साहब, प्रधानमंत्री आते हैं, एक तरफ मैया सम्मान योजना चल रही है आपकी, जबरदस्त तरीके से सफलता है, जबरदस्त तरीके से एक सफल योजना माना जा रहा है। दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए ही विशेष सौगात आती है, 83,700 करोड़ की सौगातों की बारिश होती है। लेकिन मन से पीएम कहते हैं कि झारखंड में जेएमएम अब वो जेएमएम नहीं रहा जो जेएमएम गुरुजी के समय में हुआ करता था, जो पहले हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठजोड़ कर लिया है। कांग्रेस गुआ गोलीकांड, सरायकेला गोलीकांड, कई गोलीकांड कांग्रेस के जिम्मे है जब आंदोलनकारियों को गोली मारा गया। कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, इतिहास को कुरेदना यही बीजेपी का काम बच गया है। अरे भैया, जो बीत गई सो बात गई, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। गलतियों को सुधार के आगे भविष्य गढ़ने की नहीं बात होनी चाहिए यहाँ पे, पर भविष्य गढ़ने की बात नहीं होगी। कैसे आपसी वैमनस्य बढ़े, कैसे लोग मुद्दे से भटक जाए, जन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आए तो आपको बताना था ना कि आप 2 साल 2.5 साल पहले जीएसटी लगा दिए, जिसके कारण देश में महंगाई की आग लग गई है। महंगाई की आग में देश जल रहा है। यहाँ आप तो कफन को भी नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, कफन में बैट लगा दिए हैं, कपड़ा में 5% का बैट लगाए हुए, कफन से टैक्स वसूलने वाले लोग। बोलिए, देखिए, सिर्फ ध्यान भटाने का तरीका है। सरकारी कार्यक्रम में मोदी जी एक पहला कार्यक्रम तो सरकारी किए। अब देख लीजिए कि झारखंड के आदिवासी और पिछड़े
कितना नफरत मोदी जी करते हैं। अपने मंत्री का नाम लिए, अपने सांसद का नाम लिए, पर दलित मंत्री झारखंड के वहाँ बैठे हुए थे बैजनाथ राम जी, उनका नाम लेना अभी उचित नहीं समझे। तो इतनी नफरत, इतना चीड़ क्यों दलित समाज के लोगों से? आते हैं दलित और आदिवासी और पिछड़े की बात करते हैं। अरे भैया, दलित आदिवासी पिछड़े की बात आप कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे पिछड़े का, तो पिछड़े का आरक्षण की बात कर रहे थे तो आपको याद होना चाहिए जब आपके प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने, बोलते अभी आंसू के साथी भी बोल रहे थे हनक ओबीसी का। अरे भैया, ओबीसी के हनक की किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? सुदेश महतो जी और बाबूलाल मरांडी जी जब पहली बार झारखंड में मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल जी, और उसी कैबिनेट में मंत्री बने सुदेश महतो जी, तो 27% ओबीसी का आरक्षण का घटा के 14% आप लोगों ने कर दिया। ये हनक की आप बात करते हैं? आपने ओबीसी के साथ कुठरघात किया, आप लोगों ने उनके साथ उनके पीठ में खंजर मारा, और फिर हम लोगों की हेमंत जी की सरकार आई तो हमने पिछड़े का आरक्षण को 14% से बढ़ा के 27% करके भेजा है माननीय राज्यपाल महोदय के पास। उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। कोयला चोरी के बारे में बोलने लगे, कोयला चोरी हो रहा है, पूरे देश को मालूम है कि कोयला सीसीएल बीसीएल की अपनी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, तो आपकी सिक्योरिटी मतलब सही नहीं है, आप या फिर आप ही चोरी करवा रहे हैं, तब तो कोयला चोरी हो रही है। और कोयला चोरी में जिनको सजा हुआ 3 साल, उस मधु कोड़ा को रखे हुए हैं अपनी पार्टी में, 3 साल उनकी सजा हुआ ना, सजा याफ्ता व्यक्ति, तो कोयला चोरी की बात आप करने लगे। आप चले गए ट्रांसफर पोस्टिंग और सेना की जमीन में। अरे भैया, सेना की जमीन का जिसने घोटाला किया जेल गए, जेल से निकल के आए, निर्मला सीतारमण जी से मिले। क्यों मिले? कि उनका केस को ठंडा कर दिया जाए। बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का माफिक कितना घूस दिया गया। अब तो वो चंदा हो गया है, घूस को ये लोग चंदा बना दिए हैं। तो कितना चंदा दिए विष्णु अग्रवाल जी की, उनके ऊपर से कार्रवाई बंद हो गई है। अब तो देख लीजिए, बेंगलुरु के कोर्ट ने माननीय सीतारमण जी के ऊपर केस करने का निर्देश दे दिया कि जबरन ये लोग हड़का के धमका के ईडी चंदा वसूलती है। देख लीजिए, जेपी नड्डा के साथ साथ निर्मला सीतारमण और ईडी भी को भी अभियुक्त बनाने को कहा है। तो इन लोगों का चरित्र धीरे धीरे, चाल चरित्र और चेहरा, यही चाल चरित्र और चेहरा है देश की जनता के सामने धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद मोदी जी चूल्हा खर्चा खोज रहे थे, चूल्हा खर्चा 2000। अरे भैया, आपके शासनकाल में जब हम आते हैं तब बोलते हैं जब डबल इंजन की सरकार थी तो मात्र 4 लाख लोगों को स्वर्जन पेंशन मिलता था। हम लोगों ने आया, उसे यूनिवर्सल कर दिया। अब यूनिवर्सल करने का नतीजा देख लीजिए कि 40 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है। 50 साल की उम्र की, 2.5 साल पहले का मामला बता रहे हैं, 50 साल की उम्र की कोई भी माता बहन हो, विधवा हो, विकलांग हो, अब विधवा की उम्र सीमा को हम लोगों ने हटाया। 40 लाख लोगों को हम लोग वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। अभी मैया सामान योजना चालू किए, एक अभी उसमें भी 60 लाख के करीब, 50 लाख को तो हम लोग देना चालू कर दिए, 60 लाख के करीब उनको भी लाभुक, वो भी 2 महीना से योजना चालू हो गई, पैसा भी 2 महीना अकाउंट में चला गया। 1 करोड़ लोग को हम लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। आप जोड़ लीजिए कि अगर 4 लाख को ही सिर्फ हम लोग को देना रहता तो 2000 नहीं, हम लोग 10,000 रुपया देते हैं उन लोगों को। पर हम लोगों ने लाभुकों की संख्या का बढ़ाया, सिर्फ 4। अगर झूठ मूठ का दिखावा करना रहता, ढकोसला करना रहता, तो 4 लाख आदमी को 2-2 हजार का 3-3 हजार देकर दिखा देते हैं कि देख लो हम लोग दे रहे हैं। पर हम लोगों ने वैसा काम नहीं किया। हम लोगों ने हर एक माता बहन, हर एक परिवार के पास पैसा भेजने का प्रयास किया कि ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो पाए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 40,000 रुपया बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो उनकी संख्या भी 10 लाख है। हम लोगों ने, देखिए, बोलते हैं क्या किए, बिजली चोरी, पानी चोरी। भैया, बिजली हम लोग 29 लाख लाभुक है। जब 2 साल 2.5 साल पहले हम लोग बिजली 125 यूनिट माफ कर चुके हैं, अब वो संख्या 40 लाख पहुंच गई, 200 यूनिट हम लोग बिजली माफ कर दिए। पेपर लीक में पहुंच गए, पेपर लीक हरियाणा में 30 पेपर लीक हुआ। आपका योगी आदित्यनाथ सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 7 साल से एक परीक्षा नहीं करवा पाई। जब परीक्षा होता है तब पेपर लीक हो जाता है। चलिए अरुण जी, आप अब गुजरात में देख लीजिए, 22 पेपर लीक हुआ 2014 से अभी तक। अपना गुजरात को भूल गए। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, कितना हंगामा हुआ, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और देख लीजिए, हम लोग अब घुसपैठ के बारे में बोलने लगे। घुसपैठ, अरे भैया, घुसपैठ तो आपकी नाकामी है। हम लोगों के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आप घंटी बजा रहे थे क्या? जब घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? अपनी नाकामी का बखान ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिए हो भैया। अरे भैया, घुसपैठ आप नहीं रोक पा रहे हैं। घुसपैठ तो इस कदर हुई कि बीजेपी का डेमोग्राफी बदल गया। बीजेपी का डेमोग्राफी बदल दिया। रांची से लेकर हर एक जगह हम देख लीजिए, एक नेता प्रतिपक्ष घुसपैठ से आया हुआ व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठ से आया हुआ व्यक्ति, रांची का सांसद घुसपैठ से आया हुआ व्यक्ति, कांके का विधायक घुसपैठ किया हुआ व्यक्ति, हटिया का विधायक घुसपैठ किया हुआ व्यक्ति। आप देख लीजिए ना, रणधीर सिंह से लेकर आप जोड़ते जाइए, आलोक चौरसिया हो, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे गीता कोड़ा हो,
मतलब सब घुसपैठिए हैं ये लोग। तो घुसपैठ तो बीजेपी घुसपैठ नहीं रोक पाई। अब उनका पार्टी का डेमोग्राफी बदल गया। पहले अपना पार्टी का डेमोग्राफी को बचा लीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट का समय जो सबका था, आपको भी बराबर का, सब लोगों को बराबर का समय मिला है। मुझे लगता है आप सभी के दिल में सुकून भी होगा। आपको जितना बोलना था आपने बोला। आप सवालों के जवाब भी शुरू होंगे। रैपिड फायर राउंड में हम लोग इंटर करेंगे। कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं भी तो कहूंगा। जब मैं यहाँ बैठा हूं तो केवल सुनने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूं। आप सबसे सवाल पूछूंगा, आप सबसे पूछूंगा कि आखिर जब ये हो रहा था तब आप कहां थे, और जब किया जा रहा था तब आपने क्यों नहीं बोला था। लेकिन उसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा। पीएम के झारखंड आगमन के बाद रिपोर्ट को लेकर जब चर्चा होती है, पीएम आए, पीएम परिवर्तन महासभा के समापन में भी गए, आदिवासियों के लिए सौगातें लेकर भी आए। आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे क्योंकि राजनीति गर्म है। आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। दौरे भी बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। लेकिन झारखंड को किस बात से फायदा है, किन से फायदा है, इसका निर्णय झारखंड को करने दीजिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। अतिथियों के साथ फिर से करेंगे एक बार। हजारीबाग में मोदी मोदी। भीड़ देख गदगद हुए पीएम। युवा और महिलाओं की उमड़ी भीड़। परिवर्तन महारैली की भीड़ से बीजेपी में उत्साह। हजारीबाग में बीजेपी की परिवर्तन महारैली में उमड़े जनसैलाब से बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी दावा करती है कि महिलाएं और युवा पार्टी के साथ हैं। मटवारी के गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ से यह दावा सच साबित होता नजर आया। पीएम की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ युवा और महिलाओं की ही नजर आई। परिवर्तन महारैली के लिए बड़ा टेंट खचाखच भरा था। यही नहीं, टेंट से बाहर भी हजारों की भीड़ थी। परिवर्तन महारैली में उमड़ी भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद नजर आए। तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया, वो भी नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया, और इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित इस महारैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी भी उत्साहित है। वहीं महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया। बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने जहां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ को झारखंड के विकास में बाधक बताया, वहीं कांग्रेस और आरजेडी को झारखंड विरोधी। पीएम मोदी ने जमीन, कोयला, बालू और खनिज की लूट को लेकर राज्य सरकार पर वार किया। यही नहीं, अब वह आवास और मैया सम्मान योजना के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी, बेटी, माटी, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। बीजेपी की परिवर्तन महारैली में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन पीएम की ये सभा बीजेपी में नए उत्साह का संचार कर गई। पीएम की रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी उत्साहित है। दीपक प्रकाश ने इसे परिवर्तन की सुनामी करार दिया है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी हताश है। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ करके आया हजारीबाग में,
इस परिवर्तन यात्रा के समारोह कार्यक्रम में ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड में अब लहर नहीं, परिवर्तन का सुनामी चल रहा है, सुनामी। क्योंकि झारखंड की जनता चाहती है कि इस राज्य में सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन और हेमंत सोरेन की सरकार के कारगुजारियों से निजात। भाजपा कितनी हताश है, बात कर रहे हैं अब प्रधानमंत्री जैसा स्तर का आदमी बीडीओ सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग का बात करता है। मुद्दा विहीन बीजेपी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ हजारीबाग से फलक रुचि और राजेश कुमार की रिपोर्ट। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। बयानों पर जो जवाब और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो जेएमएम की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, आसू की तरफ से हो, लाजवाब है। बयानों पर प्रतिक्रियाएं लाजवाब है। लेकिन जनता तो कार्यों की कसौटी पर कसेगी, तोलेगी। आपको एक रोड शो दिखाते हैं, आखिर ये जनसैलाब उमड़ा कहां से, यह भी तो देखना होगा। एक तरफ मैया सम्मान योजना, सरकार के 5 साल, जनता आपके साथ है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ अगर केवल पीएम को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ता है तो सवालिया निशान तो लगेंगे कि जनता इतनी भारी संख्या में कैसे। कैमरे झूठ नहीं बोलते, हम बोल सकते हैं, कैमरे नहीं बोलते। देखिए क्या कुछ हुआ है रोड शो में। रैली के साथ साथ रोड शो में भी भारी जनसैलाब दिखाई दिया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रोड शो की तस्वीरें हैं। खुली जीप में प्रधानमंत्री परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह के स्थल पर पहुंचे थे और सड़क किनारे खड़ी जनता, जिस तरीके से खड़े हैं लोग, जिस तरीके से घंटों इंतजार कर रहे थे एक झलक देखने की, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और जनता का अभिवादन करते हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो रोड में भी जनता दिखाई दे रही है। जनसैलाब को लेकर मैंने पहले भी कहा पीएम गदगद है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, प्रतुल सहदेव जी के पास चलते हैं। प्रतुल सहदेव जी, आपको कुछ कहना भी था, उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था, अभी आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन अब वक्त आप सभी अतिथियों के पास कम होगा, तथ्यों पर बात कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा, आपका भी समय बचेगा, मुझे भी आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। प्रतुल सहदेव जी, आप शुरुआत करें, फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बाबू रामनारायण सिंह कांग्रेस के सांसद थे। फैक्ट चेक कर लीजिए, 1952 में वो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के टिकट पर वो सांसद नियुक्त हुए थे। यानी कांग्रेस आदतन सबों को अपना बताती है और गलत बयानी करती है। अब चलते हैं, वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज बड़े मुद्दों को उठाया। इन्होंने 1,000 रुपए के मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, लेकिन वादा तो साहब 2,000 रुपए चूल्हा खर्चा देने का था। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपए तो अब तक इनको देना चाहिए था। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपए साल का, यानी 6,000 रुपए, यानी 2,000 और 6,000 रुपए जोड़े तो 8,000 रुपए प्रति माह देने का वादा था हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा। लेकिन सिर्फ अंतिम में चुनावी भत्ता के तौर ये 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सीधे तौर पर यह सरकार सिर्फ चुनाव के कारण मैया सम्मान योजना लेकर आई, क्योंकि यह सरकार जो कोरोना का बहाना करती है ना कि कोरोना में हमें काम करने का मौका नहीं मिला। साहब, इसी कोरोना की पहली, दूसरी और जो थर्ड लहर भी आई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी अपने इनोवा से, BMW से, रेंज रोवर होते हुए और तमाम गाड़ियां बदलते गए। मंत्रियों के लिए सोना और स्विमिंग पूल युक्त जो घर थी उनकी स्वीकृति दे गई। काम नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लिस्ट खुद इसी कोरोना की लहर में ले लिया। अपनी पत्नी, अपनी साली, अपने भाई, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी, तमाम अपने करीबियों को उपकृत किया इसी कोरोना की लहर में। तो अब हम लौटते हैं कि जिस तरीके का करप्शन झारखंड में हुआ, मुख्यमंत्री जेल यात्रा कराएं,
5 महीने में, और जो डबल बेंच ने टिप्पणी की थी उसने सीधे तौर पर माना था कि मुख्यमंत्री का इस जमीन घोटाले से संबंध है, लेकिन सिंगल बेंच ने बेल देते समय कुछ और टिप्पणियां की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो टिप्पणियां हम बेल देते समय कर रहे हैं ये मेरिट का हिस्सा नहीं होगी, यानी मुख्यमंत्री बेल पर बाहर है और इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बात कर रहे हैं, दोषमुक्त नहीं हुए। जी, मुद्दा यह नहीं कि दोषमुक्त हुए नहीं, मुद्दा यह है कि आज आदिवासियों के लिए आपने बड़ी सौगातों की घोषणा की, लेकिन वहीं अगर बात प्रधानमंत्री आवास योजना की करते हैं तो आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे रोक के रखे हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को पेंडिंग है पैसे, तो फिर बाकी की योजनाएं कैसे मूर्त रूप पकड़ेंगी सर? देखिए आप ही से सवाल है, जल्दी देखिए, मैं जल्दी जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है, केंद्र सरकार का अंशदान होता है, राज्य सरकार का अंशदान होता है। राज्य सरकार ने अपना यूटिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं दिया आज तक प्रधानमंत्री आवास में, जो बाकी कितने सारे रिमाइंडर केंद्र सरकार ने दिए। तो केंद्र सरकार का भी ऑडिट होता है साहब, जो एजी होते हैं, सीएजी होते हैं, ऑडिट होता है। तो वो सारे जो पैसा जब तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अगली जो किस्त है वो रिलीज नहीं होती। और आदिवासियों के हित की बात कौन कर रहे हैं साहब? जिन्होंने शिबू सोरेन को जेल भेजा था कांग्रेस ने, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को खरीद लिया था 3 करोड़ रुपए में, जो 3 करोड़ रुपए में झारखंड आंदोलन को 1993 में बेच दिया था, आज वो लोग बात कर रहे हैं झारखंड के हितैषी होने का। साहब हद कर दिया आपने। झारखंड तो 1993 में बन गया होता अगर उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया होता और अलग राज्य की मांग पर अड़े होते। लेकिन नरसिम्हा राव के जो संस्मरण है उसमें स्पष्ट है कि मैंने अलग राज्य की बात की, लेकिन कोई अलग राज्य पे बात करने को तैयार नहीं था। तो आप ये सोचे कि ये तो झारखंड आंदोलन को खरीदने और बेचने वाले लोग हैं, और आदिवासियों पे गुआ गोली कांड कौन भूल सकता है? झारखंड आंदोलनकारियों को थाने के हाजत से निकालकर झारखंड बिहार सरकार की पुलिस ने गोली मार दिया था, कांग्रेस की सरकार थी। खरसावां सरायकेला गोलीकांड कौन भूल सकता है? जब बीएमपी के जवानों ने 1948 में, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, हजारों आदिवासियों का खून कर दिया था, हत्या कर दिया था। यह हत्याकांड कौन भूल सकता है साहब? ये सरकारों का हाथ जो है वो आदिवासियों के खून से सना हुआ है, और आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। ऋषिकेश, प्रतुल जी ने जो आपको क्रॉस किया, रामनारायण सिंह 19 दिसंबर 1884 जन्म है, ये जो बता रहे हैं आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जब 1952 से 57 तक हजारीबाग बिहार से जब वो सांसद बने थे, उस वक्त छोटानागपुर संथाल परगना राजनीतिक जनता पार्टी, छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के सदस्य थे। अगर उस बीच में उन्होंने सवाल उठाया था तो वो उस बीच की बात है। लेकिन कांग्रेस पर आज जहां एक तरफ पीएम ने आरोप लगाए हैं, जेएमएम पर सीधा आरोप नहीं लगाया, जेएमएम पर लगाए खनिज को लेकर, बालू को लेकर, कांग्रेस पर तो लगा दिए कि आदिवासी विरोधी है कांग्रेस पहले भी आदिवासी विरोध कार्य करते रहे हैं। कांग्रेस झारखंड नहीं देना चाहता था, झारखंड पर सवाल खड़े करता था, और आरजेडी लालू यादव साहब ने तो कहा था कि मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री जी का आज जो आपने कहा कि दहाड़ था, तो पहले मैं आपको बता दूं कि दहाड़ नहीं था, वो जुमलेबाजी था। बार बार दहाड़ बोला जा रहा है आपके चैनल में, सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ था। चैनल से भी शिकायत। और आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, झारखंड का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से थे, हेमंत सोरेन जी, जो अभी भी सीएम हैं, उनको ईडी का दुरुपयोग करके जेल डाला गया, और जेल 5 महीना उनको जेल में रखा गया। क्या गुनाह थी उनकी? कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई, और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, उनको जमानत दे दी है, और कह रहे थे कि जेल यात्रा पर आए। अरे अमित शाह तो जेल यात्रा पर अमित शाह आए थे, तड़ी पार रहे थे। तो अपना इतिहास देख लिया करिए। और बार बार गोलीकांड का जिक्र किया जा रहा है अभिषेक जी। आज से 5 साल पहले जब भाजपा की सरकार थी झारखंड में, खूंटी में, साइको गांव में पत्थलगड़ी का आंदोलन चल रहा था, 7 आदिवासी समाज के लोगों को गोली मार दिया गया था। रघुवर दास की सरकार थी, क्या गुनाह था? आदिवासी थे, पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे, और उन पर हजारों लोग पर केस किया गया था। जो हमारी महागठबंधन की सरकार सारा केस को वापस लेने का काम किया, और घुसपैठ पर बार बार बोला जा रहा है। 2000 में झारखंड बना था अभिषेक जी। आप लोगों ने जो केस वापस लिया ऋषिकेश जी, उसके बाद पत्थलगड़ी आंदोलन समाप्त क्यों हो गए? बीजेपी के समय में पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहे थे, आप पिछले 5 साल से हैं, सारे पत्थलगड़ी आंदोलन बंद हैं। आपने केस वापस लिया, तब तो और तेजी से होना चाहिए था। पत्थलगड़ी आंदोलन मूर्त रूप कब पकड़ा? जब रघुवर दास की सरकार ने गोली मारा, 7 आदिवासियों को गोली मार दिया। आदिवासी होना गुनाह था, और ये गोली कांड का बात कर, इस 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और बार बार घुसपैठ की बात की जा रही है। 2000 में झारखंड बना, 2024 है, 2000 से 2024 में 14.5 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है, और 2019 तक भाजपा की सरकार थी, लगभग 13 साल से ज्यादा। आपने घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए?
एक भी घुसपैठी को आइडेंटिफाई किया क्या? चलिए, आज तक पकड़ा क्या? यानी कि चुनाव के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है और बार बार बोला जाता है कि डीसी से रिपोर्ट दिलवाया गया। मुंह से तो डीसी बोलेंगे नहीं, ऋषिकेश, कोर्ट उसका तथ्य का जांच करेगी कि डीसी सच बोले कि झूठ बोले। लेकिन आप बताइए कि केंद्र सरकार नाकाम रही तो गृह मंत्री माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप साबित कर दीजिए कि केंद्र सरकार नाकाम वो रही। कोर्ट में मामला चला गया अभिषेक जी, कोर्ट तय कर देगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक सरकार चली गई कि भाई हम जांच नहीं कराएंगे, हम केंद्र के साथ बैठ के टीम नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर कमेटी नहीं विश्वास है ना बनाएंगे। आपको? नहीं, सुप्रीम न्याय कोर्ट करेगी पर ना सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट? विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट न्याय लेकिन करेगी किस ना? आधार पर जाते हैं साहब? जांच से क्यों भागती है कुछ सरकार? आधार सरकार के पास है, वो डॉक्यूमेंट दिया सरकार, और न्यायालय में जब मामला चला गया अभिषेक जी तो न्यायालय तय कर देगी। मैं तो बोल नहीं रहा, आप लोग घुसपैठ पे बोल रहे हैं सर, न्यायालय में जाने के बाद। अंतिम बात आप बीच में रोक दे रहे थे बार बार। फिर आदिवासी बीच में नहीं रोकता मैं आपकी, मैंने कहा कि अब समय आएगा, आप सुन अब लीजिए। क्रॉस करूंगा आप लोगों नहीं, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आदिवासी समाज का याद इनको झारखंड में कब आया? झारखंड में थोड़ा अधिसूचना जारी होने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, वहां के आदिवासी आज भी कैंप में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक दिन तो चले जाइए, उन आदिवासियों का सुध तो ले लीजिए। कैंप में रह रहे हैं, नेट बंद है और भूख प्यास से तड़प रहे हैं वो लोग, लेकिन नहीं जाएंगे, वहां भाजपा की ही सरकार है। झारखंड में चुनाव आ गया, जुमलेबाजी स्टार्ट। आदिवासी को छलने का काम मत करिए। इस बार आदिवासी लोकसभा में आपको आईना दिखाया है और विधानसभा में तो आपको पैदल लौटना पड़ेगा। आइएगा हवाई जहाज से और पैदल लौटिएगा रिजल्ट के दिन। महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, निश्चित तौर पर आने वाला वक्त हर पहलू का जवाब देगा, हर सवाल का जवाब देगा। हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज नोट किया है, दरअसल मीडिया वाले लोग ये करते हैं। कभी रघुवर दास साहब का बॉडी लैंग्वेज देखिएगा आप, जिस समय 14 से 19 तक रहे, फिर 19 के चुनाव के दौरान देखिएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब का भी देखिएगा, उसके पहले बाबूलाल मरांडी साहब का देखिएगा। आप लोग भी देखा कीजिए इसको। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान करता है, विश्वास, आत्मविश्वास और अति विश्वास, तीनों हम लोग आत्मविश्वास वाले बॉडी लैंग्वेज में हैं। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। ये लोग अति विश्वास में थे, हम लोग आत्मविश्वास में हैं। आ रहा हूं आपके पास संजय रंजन साहब के पास एक बार आ रहा हूं। अति विश्वास में चले जाते हैं क्योंकि पुरजी से मुख्यमंत्री संजय रंजन साहब, साइको गोलीकांड कब हुआ जरा पूछ लीजिए तो। रघुवर दास सरकार में हुआ। एक हार्डकोर माओवादी मारा गया था, साइको गोलीकांड को गूगल करके देखिए। 7 आदिवासी मारे गए, आदिवासी मरे, 7 आदिवासी रघुवर दास की सरकार मारी। क्लैरिफाई कीजिए, क्या झूठ अब आप लोग ऐसे नई नई चीजें लाते हैं कि मुझे भी जो है बैठ के यूट्यूब खोल के देखना पड़ेगा। कांग्रेस का सांसद बता दिया, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, कांग्रेस के सदस्य थे। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था तो बाबूराम नारायण सिंह उनको बोलने दें, मैं चेक करवा लेता हूं। मैं कह रहा हूं साइको गोलीकांड, सिर्फ साइको गोलीकांड अगर आप गूगल करके देख लें, कहीं मिलता है कि 7 लोगों की मौत हुई तो मैं मान जाऊं। आदिवासी समाज का चेक कर लीजिए साइको गोलीकांड कब आ रहा है। साइको गोलीकांड में एक हार्डकोर गौतम है, हांडी चेक कीजिए साइको गोलीकांड कब आ रहा है। बताइए कि 7 लोग क्यों मारे गए? आदिवासी समाज थे कि इसलिए मार दिया आपने? साइको गोलीकांड खुट्टी जिला में खुट्टी गोलीकांड का खुट्टी में जो गोलीकांड हुआ उसे चेक कीजिए। बाबूराम नारायण सिंह को खुट्टी जेल किसे चेक करवा लीजिए इनका? आपने प्रधानमंत्री झूठ बोले, अब उनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, बहुत गोलियां चली हैं, चैनल में झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारा गोलियां चली, बहुत जगह गोलियां चली। 5 बार साइको वर्ड यूज किया है, साइको गोलीकांड का। खूंटी जिला भी किया है मैंने, बताइए जुमलेबाजी। चलिए संजय रंजन जी को बिल्कुल खुट्टी जिला की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए संजय रंजन, पकड़ी गई ना, गलती नहीं, आपने गोली मारी आदिवासी को। दिक्कत तो यह है कि सरकारें क्या नहीं प्रतुल साधे जी, आपने जो साइको गोलीकांड की ऋषिकेश बात कर रहे हैं, साइको गोलीकांड तो बाद में आया, आंदोलन का खूंटी जिला चलिए में बाद में आया, पत्थलगड़ी आंदोलन के समय गोलियां चली, ठीक है, मान भी लिया, हो गया ऋषिकेश आपने, ठीक कहा। लेकिन क्या गुआ गोलीकांड और सरायकेला गोलीकांड का जवाब था साइको गोलीकांड? कि भाई आपने मारा 10, हम भी 7 मारेंगे। एक घटना घट गई थी इतिहास में, क्या आरोप का जवाब इतिहास में? प्रतुल जी, ऋषिकेश जी, आरोप का जवाब आरोप से, आरोप का जवाब आरोप से आप नहीं दे सकते। 19 से पहले साइको गोलीकांड कभी नहीं हुआ। प्रतुल साहब साहब, मेरी पीसीआर की टीम चेक कर रही है, खूटी गोलीकांड हो या साइको गोलीकांड हो, कोई भी गोलीकांड हो, खूंटी में मारेंगे। बोला इन्होंने, साइको बोला। शब्द से क्या होता है सर? मतलब मरे थे आदिवासी, 7 आदिवासियों को गोली मारा गया था, क्या वो उग्रवादी थे या पत्थलगड़ी के आंदोलनकारी थे? पूछिए पकड़ा गई, पकड़ा गए कैसे? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल एक दूसरे को मत पकड़िए आप लोग, टीवी चैनल मुझे पकड़ने के लिए छोड़ दीजिए, मैं पकड़ता हूं। संजय रंजन साहब, आदिवासियों के हितैषी सभी हैं, लेकिन 24 साल से देख रहा हूं जमीन बेचने के अलावा आदिवासियों का उत्थान और किसी योजना से नहीं होता। मैं भी इसी झारखंड का हूं, इसी झारखंड में मेरे भी दोस्त रहते हैं,
जिनके अपने जमीन है वो जमीन बेचकर आज भले थोड़ा 2 पैसा कमा ले रहे हैं, पूंजी ठोक रहे हैं। उसके अलावा मैंने जमीन पढ़ाई करके, जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, उनके लिए द्वार खुले हैं। लेकिन जो तमाम तरीके की योजनाएं चलती हैं, जिसका सभी सरकारें दावा करती है, इन योजनाओं से कितने आदिवासी परिवारों का विकास हुआ है, क्या इसके आंकड़े कभी निकाले हैं आप लोगों ने? देखिए सर, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। जब तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तब फिर जो व्यवस्था है अपने आप मर जाती है। अभी आपने देखा होगा एक सीओ का तबादला होता है नामकुम में, और वो इतने अधीर होते हैं कि वो ईंट से उन्होंने दरवाजा तोड़ा और उन्होंने प्रभार ग्रहण किया। ये व्यवस्था की मौत की सूचना है। नहीं, व्यवस्था की मौत वो तो होती है। आपको एक और बताता हूं सीओ की कहानी। कांके के सीओ हैं जय कुमार राम जी, ये 3 महीने से लापता हैं जी। ये पिछले 3 महीने से ना किसी की मीटिंग में जाते हैं, ना अंचल कार्यालय जाते हैं, और अंचल कार्यालय में जो कंप्यूटर होता है उसी से म्यूटेशन होता है, लेकिन म्यूटेशन होते हैं बिना जय कुमार राम साहब के गए हुए। अब ये कैसे होता है, मैं तो उस पर स्टोरी करूंगा कि लापता सीओ साहब, और सीओ साहब ने 1 लाख रुपए से ऊपर का निजी मुचलका भर दिया जमानत के लिए। 150 करोड़ की जमीन की हेराफेरी में जय कुमार राम साहब शामिल है। तबादलों की सूची जारी होती है, जय कुमार राम का तबादला नहीं होता। आखिर क्यों? डीसी बदल जाते हैं रांची के, लेकिन जय कुमार राम नहीं बदलते। आखिर क्यों? जो व्यक्ति 3 महीने से, आप पता कर लें, किसी भी विभाग में ये व्यक्ति बैठक में नहीं जा रहे हैं, ना तो ये अंचल कार्यालय जा रहे हैं, किसी का काम नहीं हो रहा, पेंडिंग है। उन्हीं का काम हो रहा है जो वहां के कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ संपर्क करता है। खुलासा करूंगा जल्द, वो भी खुलासा करूंगा। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिनों पहले 40 डीएसपी का तबादला हुआ जी, मगर उनका मूवमेंट ऑर्डर नहीं निकला। अभी निकला थोड़ी देर पहले सर, थोड़ी देर पहले आया। उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रोका गया होगा और कुछ नई सूची जारी हुई होगी, कुछ नए लोगों का ट्रांसफर हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो होता है चुनाव के ऐन पहले, तो उसके पीछे का एक गणित होता है, और गणित स्पष्ट है। गणित यही है कि ये लोग हैं जो हमारे अपने हैं, जो हमको चुनाव को ढंग से संचालित करने में मदद करेंगे। इसके अर्थ अलग अलग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, आप पहले ही विचार कर लेते ना, पहले ही विचार कर देते। आपने थोड़ा जल्दी सर, अगर जारी की थी सूची तो उसी हिसाब से तुरंत मूवमेंट ऑर्डर आपने जारी कर दिया होता, सवाल नहीं उठते। सवाल तब उठते हैं जब मूवमेंट ऑर्डर को रोक के फिर नई सूची जारी होती है। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि सरकार की नीयत एक चीज है और तंत्र उसको लागू कर पाता है या नहीं, ये अलग चीज है। हुआ ये है कि पिछले दिनों सरकार की नीयत चाहे जितनी भी साफ रही हो, तंत्र ने उन नीतियों को, सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने के बजाय अपनी तिजोरी भरने का काम किया। तंत्र मतलब कार्यपालिका को आप बोल रहे हैं कि कार्यपालिका जो अधिकारी हैं, वेतन भोगी अधिकारी, हमारे आपके टैक्स से जिनका घर चलता है, इन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं सिस्टम को हाईजैक कर लिया। अरुण वर्मा साहब, 2 बातें हैं। मैया सम्मान योजना चल रही है, निश्चित तौर पर चलनी चाहिए, 2 महीने पहले ही शुरू हुई है, लेकिन अच्छी योजना है। जो भी सरकार है इसको शुरू करना चाहिए। लेकिन महिला आयोग में आज तक अध्यक्ष का पद रिक्त है। महिलाएं कहां जाएं अपनी अपनी समस्या लेकर, किसके पास जाकर गिड़गिड़ाएं? और दूसरी बात, अधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं, पहले से भी लगते रहे हैं, लेकिन अभी तो पहली बार हमने भी नजारा देखा कि सीओ ताला तोड़ कर जा रहे हैं। दूसरे सीओ 3 महीने से गायब हैं, पता ही नहीं है कहां है। लेकिन पता नहीं ऑनलाइन म्यूटेशन सब लोगों को दिख रहा है, और जो जाता है उनसे मुलाकात नहीं होती है जय कुमार राम साहब की। आज जय कुमार राम साहब कल कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, निजी मुचल के जमानत के लिए भी भर देते हैं। कैसे, कौन है ये लोग, कहां से आ जाते हैं ये लोग? देखिए, एक कहावत कही जाती है कि भगवान मिल जाता है पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। पर मिलने के बाद इस तरह का रवैया अगर अख्तियार करते हैं तो ये निहायत ही गलत बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप देखिए, सरकार के संज्ञान में जब तक मामला नहीं आता है, सरकार को किसे जानेगी? संज्ञान में आएगा। अब आपके चैनल ने उठाया, इस दिखाया, आपने पहले भी नगर निगम के भी बारे में कुछ लोगों के बारे में दिखाया था, तो आपके चैनल नहीं दिखाया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई जी। तो आपके चैनल के मार्फत अब सरकार के संज्ञान में ये चीज़ आ गई है, निश्चित रहिए अब कार्रवाई होगी। कितना जगह पूजा किए होंगे, नारियल फोड़े होंगे, तब जाके उनको नौकरी मिला होगा। और उन अपने नौकरी के साथ और अपने कैरेक्टर के साथ और अपने बाल बच्चा के भविष्य के साथ भी तो खिलवाड़ करते हैं। कल भ्रष्टाचार के आरोप लगेगा, किस मुंह से रहेंगे, किस मुंह से घूमेंगे? कोनो राजनीतिक दल के नेता तो नहीं है जो कह देंगे कि फंसाने के लिए हमको इस तरह से किया जा रहा है।
भैया जो भी अफसर है, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सचेत रहें और निष्पक्ष होकर सही तरीके से जन सेवा करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करें। अरे राजनीतिक दल के नेता तो 2-5 साल के लिए आते हैं, पर आपको तो 60 साल 62 साल अपनी नौकरी करनी है। उस नौकरी से खिलवाड़, ये तो समझ से बाहर है और कोई भी इसकी भत्सना करेगा। पर अभी प्रतुल सहदेव जी अभी हम लोग के ऊपर बहुत सारा आरोप लगाए, बीजेपी के माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कोरोना काल के बारे में बोल रहे थे कि लाभ, हाँ, कोरोना काल में हम लोग लाभ दिलवाएं। किससे लाभ दिलवाएं भैया, जरा वही बता दीजिए। और इतना लाभ दिलवाएं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? कार्रवाई करना चाहिए था ना। जब इतना हम लोग गलत काम किए, चंदा वसूली किए, कोरोना काल में लाभ दिए, जमीन हेमंत सोरेन जी की वाइफ के नाम में हमने आवंटित करा दिए, साली के नाम में खदान ले लिए, तो आपकी सरकार झाल बजा रही है। ईडी क्या कर रही है? जब इतना सारा घोटाला किए हैं तो फिर हेमंत सोरेन जी को उस जमीन में पकड़ के क्यों भेजे आप जेल, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, जिनके मालिक ने कभी आरोप नहीं लगाया कि जमीन हेमंत सोरेन जी ने कब्जा कर लिया। सिविल केस में आज तक हमने सुने किसी को पकड़ के जेल भेजे, हेमंत सोरेन जी को पकड़ के जेल भेज दिए। ये कौन सा तरीका है? इतना सारा घोटाला गिनवाते हैं, साली के नाम में जमीन, घरवाली के नाम में जमीन, तो भैया वो सब मामला कहाँ चला गया? देखिए, ये बदनाम करने का सिर्फ तरीका है। कोरोना काल में देखे थे आप लोग कि एक योगी आदित्यनाथ सिंह जी है, उत्तर प्रदेश के बहुत विख्यात मुख्यमंत्री, अपने सगे पिताजी का मौत हुआ तो कोरोना की बीमारी के डर से उनका दाह संस्कार में नहीं गए, और हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। कोरोना की बात करते हैं। अरे जन सेवा करने में अगर हमारे मंत्री भी योगी आदित्यनाथ सिंह की तरह दरवाजा बंद करके सोए रहते तो कोई शहीद नहीं होते। बड़े सवाल खड़े। बिल्कुल अरुण वर्मा साहब का सवाल यह है कि आप जेल ईडी की कार्रवाई को आप ये नहीं, रुक जाइए सर, थोड़ा सा बोलने दीजिए। 3 मिनट हो गया, आप समय मिला लीजिए। हम मिला लेंगे, समय मिला लेंगे। हम 10 सेकंड और बोलेंगे बस। सिर्फ गुरु जी के बारे में बोल रहे थे, हमको बोल लें थोड़ा, बोले 10 सेकंड और बोलिए। 10 सेकंड गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे भैया, कोर्ट ने रिहा कर दिया, बरी हो गए, अब आसमान में थूकने का आप प्रयास कर रहे हैं। अरे भैया, आप लोगों को तो लाइव सारी दुनिया ने देखा, आपके बंगारू लक्ष्मण केंद्रीय अध्यक्ष को टीवी में घूस ले रहे थे लाइव। आपके दिलीप सिंह जूदेव को भी लोगों ने देखा, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, कफन घोटाले, ताबूत घोटाले करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अरे जाइए, मधु कोड़ा सरीखे लोगों को अभी बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहाँ है? भ्रष्टाचारी बिल्कुल एक बार भ्रष्टाचारी हो गए अब क्या? प्रतुल जी से जवाब भी ले लेता हूं। प्रतुल जी, ये एक बड़ा सवाल है कि हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ भाजपा ने कई आरोप बताए। उन्होंने अवैध तरीके से माइंस ली, उनके जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा अभी तक जेल में ही है। हालांकि पता नहीं, साहिबगंज पोर्ट का टेंडर 5 बार फ्री टेंडर हुआ, कोई डालता नहीं है साहिबगंज में। वहां बंदरगाह बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कोई पोर्ट बनाना क्यों नहीं चाहता है? जो मुआवजे की राशि थी बंदरबाट हो गई है, उसको लेकर नया बुखेड़ा खड़ा हो गया है। और आज भी साहिबगंज में पंकज मिश्रा की तूती बोलती है। क्यों बोलती है यह बता पाना मुश्किल है। मुझे आप यह बताइए कि जब इतने सारे आरोप थे आप लोगों के पास आरोप थे, तो ईडी ने जब कार्रवाई की तो भूयहरी जमीन पर कब्जे को लेकर कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर भूयहरी जमीन पर कब्जे को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन तभी देख सकते हैं जब उस जमीन का मालिक कहीं से शिकायत करता हो। बाकी जो सरकारी दस्तावेजों से खिलवाड़ के मामले थे उसमें सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगर बीजेपी इसको अपनी उपलब्धि मानती है ईडी की कार्रवाई को? तो देखिए अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट का भी सेटल प्रिंसिपल है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जाता है और उसको ट्रायल से नहीं जोड़कर देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी हेमंत सोरेन की जिस समय बेल को संपुष्ट किया था उस समय कहा था कि जो भी हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं वो ट्रायल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी। और आप भूल नहीं जाए कि जो बेल देते समय जज की टिप्पणियां थी वो ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेगी। साहब, केस नहीं खुला, कैसे दोष मुक्त कर रहे हो? भूमिहरी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, यही तो असली मुकदमा था ना कि साहब जिस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी, आखिर कैसे साजिश करके कागज बदलवा के, रिकॉर्ड बदलवा कर मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते किया। और माइनिंग लिस्ट की जो बात थी तो मुख्यमंत्री जी का देखिए कैसे हुआ। वो कहते थे कि साहब जैसे ही माइनिंग लिस्ट की बात सामने आई उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी अगर चोर तो जमीन भी सर सरेंडर हो गया नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं ना, जमीन वापस हो गया है सर। ये लेकिन आपका कैसे जमीन इंटेंट नहीं, आपका इंटेंट दिखाता है ना कि आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप कह रहे कि नहीं साहब हमने चोरी कर ली लेकिन चोरी का माल वापस कर दिया। ये कोई लॉ में एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि जब आप एक्सपोज हो गए कि आपने माइनिंग मंत्री मुख्यमंत्री रहते खुद माइनिंग लिस्ट दे लिया तो जमीन वापस करके बच सकते हैं। और जो इनकी पत्नी, इनकी साली, इनके विधायक प्रतिनिधि, इनके भाई, माइनिंग लिस्ट की जो बात थी, पत्नी और साली के नाम पर लैंड लिस्ट की बात थी, सब मैटर है साहब, सब आज न कल होगा। तो ये हम लोग के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं, ये तो सर्वविदित है, ये तो सब लोग जानते हैं। चान्हो में उनकी साली और उनकी पत्नी के नाम पर जो लैंड अलॉट हुआ है ये तो सार्वजनिक डोमेन। जांच क्यों नहीं हो रहा है सर? क्या प्रेशर क्वालिटी किसी को बोलते हैं? जांच नहीं हो रही। अभिषेक, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए। और एक बात मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज एक और बड़ा मुद्दा उठाया
कि मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपए देने का घोषणा किया था, बिल्कुल नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने गलत बयानी की थी इस इशू पे। कहा था कि हम लोग दे रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आपने किसको किसको दिया है, श्वेत पत्र जारी किया, तो उसके बाद से इस इशू पे कुछ नहीं हुआ। और इस सरकार की बेरोजगारों के प्रति क्या रवैया है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी 40 दिनों से अध्यक्ष विहीन है। आज तक किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, जिसके कारण जेपीएससी जो मुख्य परीक्षा था उसका रिजल्ट विलंबित है। 40 दिन लग गए साहब आपको जेपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करने में। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, फिर आप कैसे करेंगे? तो अगर ये छात्रों के प्रति संवेदनशील सरकार होती ना, सीजीएल का पेपर दोबारा जब लीक हुआ, जो इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, जब हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने फ्रॉड किया है हाईकोर्ट के साथ, राज्य सरकार की जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी राज्य सरकार पर, मैंने आपको ऋषिकेश के लिए सवाल है, आ रहा हूं प्रस्तुत, आप उस पर जवाब, आप क्या जवाब दीजिएगा? सरकार को दे दीजिए। फाइनल पॉइंट में बोलकर विषय खत्म कर रहा हूं कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने फ्रॉड किया, इंटरनेट बंद कर दिया, फिर भी दोबारा सीजीएल परीक्षा का जो लीक का आरोप लगा, छात्रों ने जब प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, 15 छात्रों पर नेम एफआईआर कर दिया और 1000 से ज्यादा लोगों पर अज्ञात पर एफआईआर किया। तो ये सरकार तो लाठी डंडे और फर्जी एफआईआर करने वाले लोगों की सरकार। एक ब्रेक, चलते हैं एक बार फिर अतिथियों के पास। ऋषिकेश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। ऋषिकेश, प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, सरकार में आप हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन में आप हैं, मैया सम्मान योजना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। युवाओं का क्या होगा ऋषिकेश? आप भी एक युवा हैं, युवा नेता भी रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया आप लोगों ने 5 सालों में। आप लोगों ने जो रोजगार की बातें कही थी, अब ये मत बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मुझे झारखंड की बात बताइएगा। रोजगार भी नहीं मिल पाया युवाओं को, अब मिल रहा है, नियुक्ति पत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, अभी उत्पाद विभाग वाला भी हो सकता है, जितने लोग मरे मरे बढ़ जाएंगे। अब सीजीएल की बात अगर कर लें, एसआईटी गठित की आपने, एसआईटी जांच कर रही है, 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। मास्टरमाइंड सर अभी भी आपकी पकड़ से बाहर, और मास्टरमाइंड के लिए कोई खुलासा नहीं करता एसआईटी। दूसरी बार जब सीजीएल के परीक्षा पर आरोप लगता है, तो जो एसआईटी पहले से जांच कर रही है सीजीएल की, उसको ना देकर जीएसएससी अपनी कमेटी बना देता है। वो अरविंद लाल उस कमेटी में है, जो अरविंद लाल खुद सीबीआई की रडार पर है, उनकी अपनी नियुक्ति कटघरे में। देखिए, जेएसएससी जो अभी फाइनल हुई, जो एग्जाम हुआ, उसमें कई विद्यार्थी को लगा कि इसमें पेपर लीक हुआ। जेएसएससी ने एक कमेटी बनाया, जांच चल रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है। 2016 की वैकेंसी थी, बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी, झारखंड की महागठबंधन सरकार ने लेना उसको मुनासिब समझा और लिया। एक बार उसका पेपर लीक हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण था, कार्रवाई हुई, लोग जेल गए। लेकिन इस बार जेएसएससी का एग्जाम हुआ, पूरी कड़ाई से एग्जाम हुआ, एक एक चीज चेक हुआ, यहां तक कि नेट भी बंद किया गया ताकि किसी तरह का कोई मामला ना आए पेपर लीक का। और जब आरोप लगा है, कुछ विद्यार्थियों को संदेह है, तो उसका भी जांच होकर सामने आ जाएगा, और जांच में सब चीज ठीक रहा तो जल्द से जल्द उसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। 1 मिनट रुक रहा हूं, आप छात्र नेता भी रहे हैं, कई परीक्षाएं दी हैं आपने, ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं आप लोगों को। आप मुझे ये बताइए कि 2019-20 का प्रश्न पत्र आप दोबारा से लॉन्च कर देंगे सेम सीक्वेंस में? आप 2022 में दूसरे सीजीएल की परीक्षा नाम भूल रहा हूं, आप उसका 20 से लेकर 40 तक का सेम पैटर्न का सेम सीक्वेंस का क्वेश्चन दे देंगे? क्या ये अपने आप में लिख कर, इसी के लिए आप इंटरनेट बैन कर देंगे कि भैया इसको तो कहीं बांटना नहीं है, फोन पे बता देना है कि ऐसा है कि 2021-22 का 19-20 का आप क्वेश्चन देख लेना। ये तो एक लाइन में हो जाएगा ना सर, कोई इंटरनेट बैन करने की जरूरत ही नहीं है। आप धीरज रखिए अभिषेक जी, मुझे पूरा धीरज है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा इस सरकार में। केस क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? केस अगर वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर में मामला आया होगा तो केस हुआ होगा, लेकिन जो छात्र निर्दोष होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार छात्र का समर्थन में सरकार काम कर रही है। लगातार 5 सालों से वैकेंसी आई है और उसकी नियुक्ति भी देने लगी है सरकार, और लगातार दे रही है। और आपको मैं बोलिएगा तो गिना दूंगा, पूरे 5 साल में अभिषेक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 से 19 तक एक जेपीएससी नहीं करा पाई थी, आधा अधूरा करा के छोड़ दी थी। हमारी सरकार तो 16 की ही है ना जो आप करा रहे हैं अब। इनका ही सब लिपा पोता हम लोग साफ कर रहे हैं। की है तो फंस गए जांच में, तो फिर अब आए, फिर अब करा रहे हैं, आप फिर जांच में फंस रही है सर। एग्जाम हम लोग जो लिए, जांच हो जाने दीजिए, विश्वास रखिए, छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। बिल्कुल विश्वास है, लेकिन केस करके और ये लेकिन मैं बताना चाहता था कि 2014 से 2019 जेपीएससी का बार बार ये जिक्र किए भाजपा के प्रवक्ता, एक भी जेपीएससी नहीं करा पाई थी भाजपा सरकार। हमारी सरकार 6 जेपीएससी को भी क्लियर किया, 7 से 10th जेपीएससी का भी एग्जाम लिया, रिजल्ट दिया, नियुक्ति दिया, और 11th जेपीएससी का भी मेंस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। यानी दिखाता है कि छात्र का
हित रखने वाला सरकार है ये। अगर छात्रों का हित रखते हैं तो 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शिक्षा मंत्री भी आज नजर आए थे हजारीबाग में। एक बार जीएसएससी 20,000 से ऊपर छात्र थे कल सर। मैं फिर कहता हूं कैमरे की नजरों से देखता हूं, अपनी नजरों से नहीं महागठबंधन की देखता। सरकार एक भी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, ये वादा है। चलिए, छात्रों से आपका वादा है। अरुण वर्मा साहब, सर्जन पेंशन की आपने बात कही, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पर भी कुछ बता दीजिए। कब से बंद है विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन? आपको अंदाजा है कि ये दोनों योजनाओं की अभी हालत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से चल रही हैं ये दोनों योजनाएं? नहीं, योजना क्यों बंद होगी? योजना चल रही है। पिछले 5 महीने से पैसा नहीं जा रहा विधवा खाते में और वृद्धा खाते में। एक बार पता करवाएं। पता कर लेंगे। किसी जिले में हो सके नहीं गई हो, पर रांची में तो आज जा रही पैसा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहां के बारे में तो हम लोग को पूर्ण जानकारी है। रांची में पेमेंट आ रहा है? जी बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल आ रहा है। और देखिए, आज बहुत सारा चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 दिन के अंदर दोबारा यहाँ पे आ गए, तो क्या इतनी क्या मजबूरी, क्या हड़बड़ी थी? तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को वो प्रचार मंत्री के तौर पे पेश कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो लगता है ही नहीं, दौड़ दौड़ के प्रचार करने के लिए आ जाते हैं। अरे भैया, मणिपुर का भी, जैसे हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, 1.5 साल से मणिपुर में आग लगी हुई है, इंटरनेट बंद है, कहीं मणिपुर का माँ भी नहीं बोलते हैं। वहां तो सिर्फ आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में वहां पर दंगा फसाद उतना दिन से वहां पर आदिवासी बेटी को नग्न करके घुमाया भी गया। पर मोदी जी जहां जहां वोट होता है वहां वहां सौगात लेके जाते हैं, कहीं 1 लाख करोड़, कहीं 1.25 लाख करोड़, और जहां जहां चुनाव होता है वहां से उनका रिश्ता नाता भी निकल के आ जाता है। अरे भैया, इतना रिश्ता नाता मत निभाइए, आप जनहित का कार्य कीजिए। आप दिल्ली से ही अगर जनता के हित में काम करेंगे तो झारखंड के लोग आपको वोट देंगे। आपने जनधन खाता खुलवाया, जनधन खाता, झारखंड की माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के उस खाते को खुलवाया। उस खाते को खुलवाएं तो अभी आप उसमें डाल दीजिए। 15 लाख नहीं डालने पाए कोई बात नहीं, 1 लाख डाल दीजिए कम से कम। अगर चुनाव जीतना है तो जनता के हित में आपको काम करना होगा ना। आप तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई को कम कर दीजिए। स्मार्ट सिटी 100 बनाना था, झारखंड में ही कुछ बना दीजिए। तो आप काम धाम कुछ नहीं करेंगे, झारखंड का हक अधिकार को खाने का काम करेंगे। देखिए कितने बड़े झारखंड के लोग विरोधी है। नहीं, सुन लीजिए, झारखंड का कितने बड़े विरोधी है। मुख्यमंत्री ने उड़ीसा का आए थे, बोल रहे थे झारखंड को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। मतलब कि सारंडा जंगल जिस एरिया में है उसको कोल्हान को कहते हैं। सुना आपने सर, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे? टुकड़ा बोलते हैं, हम चाईबासा को अपने मिला लेंगे उड़ीसा में, तो क्या होगा? वो टुकड़ा ही ना करना हुआ। आपका निशिकांत दुबे का ही बयान देख लीजिए, वो कहते हैं कि संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, तो मतलब ये बिना तोड़े हुए बन जाएगा क्या? बनाएंगे नहीं, घोषित कर देना। क्यों मांग कर रहे हैं? क्या हालात है? घुसपैठ को लेकर क्या घुसपैठ है? घुसपैठ है तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगे पहले। घुसपैठ है तो उसका जवाबदेही जिम्मेवारी हम लोग थोड़ी लेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड का बकाया है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। फैसला दे चुकी है, उसमें भी फिर से मोदी जी स्टे लगवाने के लिए चले गए कोर्ट। आप पता कर लीजिए, झारखंड का हक अधिकार देने के लोग खिलाफ में। इसके बाद स्टे कैसे लगेगा उसके इंस्टॉलमेंट को लेकर? नहीं, फिर से पुनः सुनवाई की मांग करने के लिए चले गए हैं कोर्ट। आप पता कर लीजिएगा। मोदी जी को ये समझना होगा कि जो पैसा झारखंड का है तो वो पैसा तो झारखंड को पैसा देना चाहिए। तो झारखंड का भले ही पैसा 2005 से रोक कर रखा गया हो। नहीं, जब से रोक के दे रखा गया पैसा 2005 से रोक कर रखा गया, जबकि प्रदेश में किसकी सरकार थी और सेंट्रल में किसकी सरकार थी? मोदी जी तो 14 से आए सर, तो मोदी जी 5 से 14 भी जोड़ लीजिए, 10 साल उधर। मोदी जी यही सब चीजों को सुधारने के लिए ना आए थे। क्या बोले थे कि कांग्रेस जो गलती किया उसे हम ठीक नहीं करेंगे, सुधारने का सुधारने के लिए एचईसी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। बेचारे भूख मर रहे। अरुण जी लगातार हो रहा है, कर्मचारी यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए। संजय रंजन साहब, घुसपैठ को लेकर बदलती डेमोग्राफी पर ऋषिकेश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पॉपुलेशन वाइज बताया। ऋषिकेश ने बताया आदिवासियों की जनसंख्या 71 लाख थी, जो बढ़कर 81 लाख हुई, 85 लाख हुई। ऋषिकेश ने यह नहीं बताया कि परसेंटेज रेशियो में अगर उसको हम देखें तो क्या हालात हैं। कहीं 6% से बढ़कर 22% हो जा रहे हैं, 9 से 23, और 16% पॉपुलेशन बढ़ा आदिवासी समाज का, 16% घटा। मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग आंकड़े मिला लें एक बार। जहां तक मेरे आंकड़े, मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं, डेमोग्राफी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है, किसी भी राज्य में, असम पर कहा ऋषिकेश ने, जो जानकारियां मुझे है, असम में एनआरसी लागू है। ये जनगणना के सरकारी आंकड़े हैं, 44% से हाँ, वो मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं। 16% आदिवासी संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं ये? और भाई तो मैं तो बुझा ही बोल रहा हूं ऋषिकेश की संख्या तो बता रही है कि 16.7। फिर आप मुझे मुस्लिमों की संख्या भी बताइए ऋषिकेश। नहीं, रुक जाए प्रतुल जी। ऋषिकेश, आप मुझे मुस्लिमों की संख्या बताएं कि कितना हुई, आबादी कितनी बढ़ी? तो आप फिर सबका
लेके आइए ना। जनसंख्या हिंदू मुस्लिम ट्राइबल पर बार बार बोला जा रहा है कि आदिवासी का घटा। नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं कि आदिवासी का जनसंख्या घटा, तो आदिवासी का हम बता दिए। मैं घटने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा दिया। जब पीएम ने कहा है तो पीएम के पास मुझसे ज्यादा आंकड़े हैं। 16.7% नहीं, बढ़ा। मैं एक बात संजय रंजन साहब, एक मिनट प्रतुल जी, मैं संजय रंजन साहब के पास हूं। संजय रंजन साहब जी, हाईकोर्ट ने डिसीजन दे, मतलब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक कमेटी गठित कर ले और यह कमेटी जांच कर ले कि क्या होना है। राज्य सरकार संतुष्ट क्यों नहीं हुई? राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए कमेटी केंद्र के साथ। राज्य सरकार को ना जांच करना है ना कोई कमेटी चाहिए घुसपैठ के खिलाफ। वो घुसपैठ जिसको लेकर अभी असम के बारे में ऋषिकेश हमारे साथी ने कहा, असम में 17.5 लाख घुसपैठियों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। एनआरसी जब लागू हुई 17.5 लाख घुसपैठिए थे और असम सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है कि दोबारा से करने दीजिए जांच, दोबारा से जांच करने दीजिए। 30 लाख से ज्यादा आबादी घुसपैठियों की है, कहीं दस्तावेजों में कमी पाई गई है। झारखंड सरकार जांच से क्यों भागती है? आप असम पे आरोप लगाते हैं तो असम तो तैयार है, जांच कर रही है, आप क्यों भाग रहे हैं? मूल विषय अभिषेक जी यही है। लगभग 2200 किलोमीटर की लंबी सीमा है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में। घुसपैठ यहाँ से बहुत आसानी से होता है क्योंकि पूरे बॉर्डर को अभी सील नहीं किया जा सका है, लगातार कार्य जारी है। मैं ये कहता हूँ कि दरअसल ये लोग सेटल कहाँ होते हैं? सेटल ये लोग वहाँ होते हैं जहाँ बांग्ला भाषी लोग रहते हों, जहाँ आसानी से मिल सकें, गरीब लोग रहते हों, जहाँ दान पत्र आदि देकर आसानी से ज़मीन के का मालिकाना हक पाया जा सकता हो। यही कारण है कि साहेबगंज और पाकुड़ का जो इलाका है वो सबसे फ्रेजाइल इलाका है, जहाँ पश्चिम बंगाल के रास्ते से होते हुए बांग्लादेशी आते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद वो सारे मूलभूत अधिकार जो भारतीय समाज ने दिया हुआ है अपने नागरिकों को, वो उनको हासिल हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं ना कि इस विषय को बिल्कुल हवा में उड़ाकर सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप फिर सर, मेरा सवाल बिल्कुल सपाट है जी कि अगर उंगलियां उठ रही हैं तो जांच क्यों नहीं? ये ऋषिकेश से पूछ लेता हूं, ठीक है? अच्छा, आप बोलिए संजय जी, आप बात पूरी करें। 1 मिनट है सर, जल्दी बस सर मैं ये कहता हूं कि जांच दोनों स्तरों पे होनी चाहिए, प्रभावी जांच होनी चाहिए। इसको एक सच्चाई मानकर जांच होनी चाहिए और बिना एक्सरे एमआरआई कराए हुए, बिना जांच किए हुए आप एक निर्णय पर तुरंत पहुंच जाए कि नहीं ऐसा है ही नहीं, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो प्रश्न है वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, ये प्रश्न आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ, आ रहा हूं प्रतुल आपके पास। प्रतुल साहब, ऋषिकेश, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला, ना खुल के ये कह सकते हैं कि घुसपैठ हुआ है, ना खुल के ये कह सकते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है। एक आयातीत वर्णन होता है, एक डेमोग्राफी को एक चेक किया जाता है, एक जांच अभियान होता है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एक कमेटी बना के आप जांच कर लीजिए। समस्या जांच से क्यों है, मैं ये जानना चाहूं। मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक जी, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भाजपा गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, भाजपा सरकार में इंटेलिजेंस गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। तो आखिर ये बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं कि घुसपैठी घुस रहे हैं बांग्लादेश? बस आपसे जांच की मांग कर रहे हैं सर, कि करने दीजिए ना, आपको रोकना काम आपका और जांच हमसे करवा रहे हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार रोक नहीं रही है, केंद्र और राज्य को मिलकर करना है। केंद्र सरकार का नाकामी है ना, अगर घुस रहे हैं तो मानते हैं ना आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि इन्हीं 10 सालों में घुसपैठिए घुसे हैं? ये तो इन्हीं 10 सालों में जांच बताएगी। तो ये तो कह रहा है कि अभी घुस रहे हैं, ये जांच होगा तब तो सामने आएगा सर। लेकिन घुस रहे हैं अगर आप मान रहे हैं तो ये मान रहे हैं ना कि गृह मंत्रालय का फेल है, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए। किससे? गृह मंत्री से मांगिए ना सर, हम तो मांग रहे हैं, आप भी मांगिए। आप मुसलमान का जनसंख्या खोजने लगते हैं, हिंदू मुसलमान भाजपा करती है, आप भी करने लगे। नहीं ऋषिकेश, आप गलत जा रहे हैं। मैंने मुसलमान भाजपा करती है धार्मिक उन्माद के लिए, आप मुसलमान का जनसंख्या मांगे, आप फिर गलत। ओबीसी का क्यों नहीं मांगे थे, हिंदू का क्यों नहीं मांगे थे आप? मैंने मांगा नहीं, सिर्फ मुसलमान मांगा आपने। ना मैंने मुसलमान का जनसंख्या पूछ रहे थे, आप हिंदू का पूछ रहे थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मांगा। पहले मैंने कहा मुसलमानों की सिर्फ मुसलमान बोला आपने, क्योंकि भाजपा मुसलमानों मुद्दा भटक गई। अगर बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्री का नाकामी है कि नहीं, साबित कर दीजिए और भाजपा के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए। उसके बाद जांच कौन करेगा? घुसने कौन दे रहा है? करने तो दीजिए सर, आप और केंद्र दोनों को मिलकर करना है। बॉर्डर से एक भी घुसपैठी घुसा यानी कि भाजपा की केंद्र सरकार विफल है।
चलिए विफल, प्रतुल जी विफलता आप पे है, मान लीजिए कि विफलता, फिर भी तो जांच करके साबित करने दीजिए। देखिए, प्रतुल जी, फॉरेनर्स एक्ट 1946 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि घुसपैठियों का आइडेंटिफिकेशन राज्य सरकार करेगी और उनको डिपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करेगी। तो राज्य सरकार ने तो इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, डीसी को ये शक्तियां उपलब्ध हैं। और जो जनगणना की बात होती है, जो भी आंकड़े हैं 1951 से 2011 के बीच में जो जनगणना हुई अभिषेक, उसके आंकड़े हैं। और संथाल में जो आदिवासियों की जनसंख्या जनगणना के आंकड़े के अनुसार 16% कम हुए। इसके बड़े गंभीर परिणाम बढ़े किसके हैं ये बताइए? मुसलमानों के 14%। आपकी भाषा बोलने लगे, अभी ऋषिकेश दोनों की भाषा एक हो गई। मेरी नहीं है, ये घुसपैठ में तो आप लोग अभिषेक एक फाइनल पॉइंट, मैंने वही कहा, आप भी मुसलमान का बोल रहे थे, ये भी मुसलमान। क्यों आप अपने दोस्ती निभाते हो यार? देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमान और घुसपैठियों का घुसपैठिया कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। घुसपैठिया घुस रहा है तो गृह मंत्रालय का फेलियर है। प्रतुल जी बात पूरी कर। अब ऋषिकेश बस खत्म ही हो रहा, मैं एक लाइन से बोलना चाहता हूं। देखिए, इसके कितने खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं अभिषेक, कि जो आदिवासियों की जनसंख्या 16% संथाल परगना में 2011 तक के सेंसस के अनुसार कम हुई है। कई रिजर्व जो आदिवासी की सीटें हैं, वहां की डेमोग्राफी बदली है, वो जनरल होने का उन पर खतरा है। और ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार आंख मूंदकर बैठी है। तो संथाल तोड़ देंगे, अलग राज्य बना देंगे, पूछ लीजिए। और ये कितना संथाल को आप तोड़ देंगे, अलग राज्य बनाएंगे, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। संसद में भाजपा के सांसद ने बोला अब यूनियन टेरिटरी को इनको कान पकड़ के बाहर निकालेंगे। सारे अब्दुल बोलिए, बांग्लादेश से आया घुसपैठिया अब्दुल बोलिए ना, बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश से आया अब्दुल, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कब बोले आप? तो घुसपैठिया अब्दुल बोलिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। आप बोलने पर बोले, सुधार दिए आपको, क्यों सुधारते हैं बार बार आपको। आपको भी सुधारता हूँ ऋषिकेश जी। आदिवासी विरोधी सरकार है। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कब कहा चाईबासा को अलग कर दीजिए? कौन सा बयान है दिखाइए? अरुण जी, निशिकांत दुबे बोला कि नहीं बोला बताइए। उड़ीसा के सीएम की निशिकांत दुबे ने बोला कि नहीं, सीएम ने किस पटल से ये बयान दिया था? गोलीकांड कर दिया, गुआ गोलीकांड हुआ ही चले, प्रतुल जी, नारायण सिंह को कांग्रेस का सांसद बता। अरे ये बताइए ना कि एक के बाद गाड़ी में 7 आदिवासी को मारा है कि नहीं बोलना मारा? होगा। मणिपुर जल रहा है कि नहीं जल रहा? बताइए देश को। आदिवासी बेटी को अन्न घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया? बताइए, जनता को बताइए आप। करती है कि कॉन्फिडेंटली झूठ बोल, ये सिर्फ और सिर्फ वही आदिवासी का रक्षा करने जाएंगे जहाँ चुनाव है, मणिपुर में नहीं जाएंगे। कांग्रेस से शुरुआत की थी, बताइए इनको, बताइए। इन्होंने कह दिया कि साइको गोलीकांड हुआ, साइको में खूंटी में पत्थलगाड़ी में 7 आदिवासी मारे गए कि नहीं मारे गए? मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर पूछ लीजिए। कई मामले हैं जिन पर चर्चा 1 घंटे से डिबेट बढ़ा के हमने 1.5 घंटे कर दिया कि चर्चा कम से कम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। लेकिन यह सच्चाई है कि डिबेट, और वो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेंगे तो निष्कर्ष कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि निष्कर्ष जिस दिन निकल गया उस दिन तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। निर्णय हमेशा कोर्ट को लेना पड़ता है इस देश में, क्योंकि कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद भी लोग राष्ट्रपति तक जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति कम से कम हस्तक्षेप करके बोल दे, तब मान लेंगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी अंत में वही होता है, और इस बार भी वही हो रहा है। लेकिन घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, यह इस देश के, इस राज्य के, इस मुसलमानों की समस्या है। कोई अगर घुसपैठिया अब्दुल है या घुसपैठिया अभिषेक है तो वो किसी और का हक नहीं मारेगा, वो अभिषेक का हक मारेगा, वो अब्दुल का हक मारेगा जो इस राज्य में रहने वाले हैं। तो जांच पर आंच नहीं आनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर घुसपैठिए 5 साल में घुसे हैं, 10 साल में घुसे हैं, तो आप मांगिए गृह मंत्री से इस्तीफा। अगर घुसपैठिए 40 साल से रह रहे हैं, जो कि जमीन के मामले में जाकर हेमरम बंधु को पीट देते हैं कि 30 साल पहले जमीन खरीदी थी हमने, तो भैया उनको कौन लेकर आया था, उसकी भी जांच करवा लीजिए। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे, अरुण जी धन्यवाद आपका। हाथू से संजय रंजन साहब हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।